नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ आज एक बार फिर हैं रंजय त्रिपाठी जी, पुष्कर अवस्थी जी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। राम नमस्कार। राम भैया, राम राम। जी, दर्शकों, कल गुजरात शहरी विकास योजना की वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक नई बात कही। हालांकि ये नई बात नहीं है। स्वदेशी और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीजें भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी रही है। ये सब हमने पिछले 11 सालों में होते हुए देखा है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने संकेतों में कुछ खास इशारे किए। उन्होंने ये कहा कि गणेश जी की मूर्ति भी जब त्योहार आता है, दिवाली आती है, हमारे पूजन का समय आता है, तो वो बाहर से आता है छोटी आंख वाले। इसमें उन्होंने संकेत दे दिया कि उनका टारगेट क्या है। क्योंकि स्वदेशी की बात तो वो पहले भी कहते थे। मेक इन इंडिया ऑलरेडी उन्होंने चला रखा। वोकल फॉर लोकल प्रायोरिटी में शामिल है। लेकिन छोटी आंख वाले गणेश जी, अब इसको लेके चलेंगे हम रंजय त्रिपाठी जी के पास। रंजय जी, दर्शकों, एक एंटरप्रेन्योर हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, चीन से भी काम करते हैं। अब छोटी आंख वाले का और क्या मतलब समझा जाए। रंजय जी, प्रधानमंत्री ने ये छोटी आंख वाले की तरफ जो इशारा उनका था, तो क्या चाइना से अभी भी हमारा व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है? क्योंकि एक जनरल सेंटिमेंट तो ये है कि हमने चाइना के बहुत सारी चीजों को रोक दिया है और 11 सालों में भारत में राष्ट्रवाद ने भी बड़ा जोर मारा है। तो उसके बाद भी क्या छोटी आंख वाले गणेश जी आते हैं? चीनी सामानों से अभी हमारा व्यापार का क्या साइज है सर, कि प्रधानमंत्री को इशारा करना पड़ा? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए क्या है कि भारत में हमारे पास जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव वो जो 2014 से शुरू हुआ, वो अभी तक बहुत बहुत ज्यादा पीछे है। मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा आगे नहीं है। उसके कई एक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा किया है। कई एक सेक्टर है जिसमें हम लोगों का बिल्कुल टच भी नहीं हुआ। कई सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें कि अभी तो बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है। अब बीच में मैं बता दूं, जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया था, एक्चुअली मैंने कभी आज तक चीन से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है। मेरे कंपनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी कोई भी बिल ऑफ एंट्री जो है वो चाइना की नहीं मिलेगी। सो मैंने कभी नहीं किया। हम करते हैं इंपोर्ट, बट वी डू मोस्टली विद यूरोपियन एंड अमेरिका, जापान, इनसे करते हैं। एनीवे, बैक टू इस पे आते हैं। अब क्या होता है कि जैसा कि दर्शकों को मालूम होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2014 या 2014 तक जो है, हम कई एक सेक्टर थे जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग तो करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे और बहुत सारे ऐसे डेली यूज के सेक्टर थे जिसमें हम सिर्फ एक इंपोर्टर थे। वी वर जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग इन द सेंस ट्रेडिंग, इंपोर्टर ट्रेडर। हम क्या करते थे, हमारे यहाँ पे मतलब इतने प्रोडक्ट आते थे, वो अधिक से अधिक दूसरे देश में, खास करके चाइना में बनते थे। हमारे जो लोग यहाँ पे होते थे, जो बिजनेस में रहते थे, वो मोस्टली उसमें अपनी कंपनी का लोगो खाली लगवाते थे और उसको मेड इन उसको उसको बेचते थे। जब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आया तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है, बहुत सारे बिजनेसमैन ने वही वही तरीका फॉलो किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो चाइनीज कंपनी करती है। ये सिर्फ अपना उस पर लोगो लगवाते हैं। वो चाइना में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो आपका लोगो लगा देंगे। जब आपके कोई भी डिवाइस आपने बनाया, उसका जब डिस्प्ले आता है तो डिस्प्ले पे जो ओपनिंग लोगो आएगा उसमें भी प्रोग्राम कर देंगे, उसमें आपकी कंपनी का लोगो आ रहा है। वो सारी चीजें होती रहती हैं। मतलब कुल मिलाकर के अभी भी हमारे पास इतना बड़ा इंपोर्ट है कि हमने 2024 के सन में चाइना से लगभग लगभग $120 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और हमारा चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम $17-18 बिलियन रहता है। मतलब हमारे बीच में अभी भी लगभग 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 $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हम बहुत नेगेटिव में चलते हैं चाइना से। अब इसमें कारण इसके बहुत सारे होते हैं। पहला तो कारण था कि जब आप कोई भी चीज भारत में इंडस्ट्री आप लगाएंगे, तो वो इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारा जो भारत का जो ग्रोथ हुआ था वो मात्र 5-6-7 शहरों तक था। मतलब आप इंडस्ट्री बोलेंगे तो इन्हीं 5-6-7 शहर, उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं। तो आपका जो ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। वो और फिर उसके बाद में जैसे आपने कोई भी चीज आपने जो प्रोड्यूस किया उस खास शहर में, फिर उसको आपको पूरे के पूरे देश भर में ले जाना, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक्स की समस्या बहुत ज्यादा थी भारत में 2014 तक। उसके बाद
जो आप मान लीजिए कि कोई भी उत्पाद आपको बनाना है, उस उत्पाद को बनाने के लिए जो भी उसको जो R&D चाहिए, उसको बनाने के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे बहुत कम अवेलेबल थी। तो धीरे 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 वो चीजें चालू हुई हैं। अभी भी गवर्नमेंट को, अभी भी सरकार को, और इनफैक्ट मैं कहता हूं जो बड़े उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अभी भी बहुत सारे इस दिशा में काम करना है कि जिससे कि हमारे जो किसी भी देश की जो रीढ़ है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं। वो ऐसे उद्योग होते हैं जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट जो है उनको प्रयोग में आता है कई बार बड़ी चीजों को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक मान लीजिए दारू हेड़ा या मानेसर में हीरो की अगर मोटरसाइकिल बन रही है, तो उसके बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो आसपास की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उसको सप्लाई करती हैं, उसको इंसुलरीज माइक्रो में, एंड हाँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। अब क्या हाँ। होता है कि अब मैं हमेशा से, मैंने कई बार कई ऑफिशियल से मेरी मीटिंग हुई है तब भी, और ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड में लोगों की एक बात बोलता रहता हूं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक उदाहरण ले ले, हमें भारत में ये कैलकुलेटर बनाना है, ये कैलकुलेटर, ठीक है। तो देखियो, क्योंकि अब आपको पता होगा अच्छी तरीके से अवनीश जी, क्योंकि आपने प्लास्टिक के बारे में आपकी इंजीनियरिंग की हुई है, तो इसका जो ये जो आउटर जो ये बॉडी है, ये मोल्ड होगा, और ये मोल्डिंग करके इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग, प्रोसेसिंग हाँ। से ये से इंजेक्शन बनेगा। मोल्डिंग है। फिर उसके बाद में इसके ये कीबोर्ड भी वही बनेंगे। अब इसका LCD डिस्प्ले आएगा। मतलब जो सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं इन हाउस खाली इस कंप्यूटर कैलकुलेटर को बनाने के लिए अगर एक इंडस्ट्री लगाने की सोचूं कि भाई, मोर और लेस मैं आपको बताता हूं कि 100% जो कैलकुलेटर भारत में आ रहे हैं वो सब चाइनीज मेक ही आ रहे हैं। ये मेरे टेबल पे भी ये चाइनीज मेक ही कैलकुलेटर है, जो मैंने दुकान से खरीद कर लाया होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इसको मेड इन इंडिया करना चाहता हूं, तो मेरे पास चैलेंजेस क्या हैं। भारत का जो उद्योग लगाने का जो तरीका रहा है, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रहा है। अब जब भी हम किसी बैंक के पास जाते हैं इसको अपने प्रोजेक्ट को मुझे थोड़ा समय दीजिएगा अवनीश जी, जिसमें नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। अपने इस कैलकुलेटर बनाने के प्रोजेक्ट को मैं किसी बैंक के पास या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपके पास लैंड क्या है, आपके पास मशीनरी क्या है, आपका कोलेटरल क्या है, आपके पास ये सारी। अब इसको लगाने के लिए अगर मोटा मोटी हम देखें, तो अगर मुझे पहले एक लैंड खरीदनी पड़ेगी, लैंड के ऊपर में एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने के बाद में मैं उसमें सारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लाऊंगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को सेट करने के लिए सारी सोल्डरिंग मशीन, पेस्टिंग मशीन वगैरह वगैरह प्रोसेसिंग मशीनें लगाऊंगा। सो दिस बिकम्स ए मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे ये 50 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए अगर मुझे मल्टी करोड़ लगाना है, तो फिर इससे बढ़िया है कि अगर मेरे पास वो मल्टी करोड़ का थोड़ा सा भी करोड़ है वो बैंक में पड़ा रहेगा, एंड विद 4.5% इंटरेस्ट आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। ये भी होता है। लेकिन इस चीज को करने के लिए हमारे सरकार को आगे आना पड़ेगा, जिसमें सरकार को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना पड़ेगा। उस इंडस्ट्रियल क्लस्टर को PPP मॉडल बना सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, जो कि क्योंकि मैंने कई देशों में विजिट किया है वर्ल्ड में, मैं चाइना भी गया हूं। मैंने बहुत विगरसली चाइना की इंडस्ट्री को नजदीक से देखा है, वो कैसे काम करते हैं। मैंने फ्रेंच इंडस्ट्री देखा है, मैंने जर्मन इंडस्ट्री देखा है, मैंने डच इंडस्ट्री देखा है, मैंने मलेशियन इंडस्ट्री देखा है, मैंने कोरियन इंडस्ट्री भी देखा है। तो मैं इतना सारा मैंने देखा हुआ है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने 2009 में एक फ्रेंच कंपनी के साथ में डिस्कशन किया था, और जब मैं 2010 में जब मैं उसकी फैसिलिटी पे गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज जस्ट 2000 और 3000 स्क्वायर फीट रेंटेड एरिया कंपनी, which is working in 175 countries, and they are having a turnover of more than 50 million euros। 50 million euros। ये कैसे, वो क्या करते हैं, वो जो भी चीज बनाते हैं, उनके जो ये जो आउटर बॉडी है, इसके लिए वो क्लस्टर है उनके पास लियोन के आसपास में मौजूद, वहां पे वो पूरा ऑर्डर दे देते हैं, वहां बन जाता है इसका सब चीजें। इनकी सिर्फ आइडिया होता है कि हमको फाइनली ये सारे कंपोनेंट जगह जगह से ले आकर के हमको यहाँ पे असेंबल करना है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, जहां पे एक उद्योगपति या एक इंडस्ट्री या एक एंटरप्रेन्योर जो है, उद्योगपति बात नहीं, जो एंटरप्रेन्योर है, जो नया नया आइडिया लेकर के आएगा कि मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है, ही शुड वॉक इन इनटू ए सीपेट बिल्कुल। एंड टेल कि भैया मेरे लिए ये बना के दो। तो वो एक चार्ज हो जाएगा। अब उसको उसको वो इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी देयर इज इन प्लेस
देयर इज समथिंग वर्किंग, उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी और वो ले आकर के जब करेगा उसका फोकस हो जाएगा सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाना, उसको इंप्रूव करना और उसको मार्केट करना ग्लोबली। बिल्कुल तो इस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अगर आप एमएसएमई इस तरह के प्राइमरी फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसके लिए जो मैंने देखा है चाइना में और जगह बहुत सारे फ्लैटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं कि 200, 300, 400 या 500 स्क्वायर फीट के मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होते हैं, उसमें उसमें एक एक इंडस्ट्री चलती है और उस फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के एक किनारे पे कहीं दूर पे एक बड़ा पीपीपी मॉडल पे या कोई इन्वेस्टर होता है, वो एक क्लस्टर बना के रखता है। ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना जॉब वर्क दे देते हैं, उनका जॉब वर्क कंप्लीट होता है, अपने कंपोनेंट्स को अपने अपने फैसिलिटी पे लाते हैं, उसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट तैयार है। दे हैव फुल फोकस ऑन असेंबलिंग देयर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इट ग्लोबली। तब जाकर के ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इसमें हमको बहुत आगे चलना है। ये चीज चाइना में अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे ये चीज की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत 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 ज्यादा कमी है। बिल्कुल ठीक बात है। और रंजन जी, मैं अपना एक अनुभव बता दूं, साउथ कोरिया में सेगाई प्रेसिजन नाम की एक कंपनी है जो सैमसंग, जो विश्व विख्यात कंपनी है, उसके टर्नकी प्रोजेक्ट बनाती है हैवी मशीनरी में। मैं आपको कैनुला यानी इंजेक्शन में जो लगता है कैनुला, उसके असेंबली मशीन की बात कर रहा हूं। और जब मैंने प्लांट विजिट किया तो आप पता है, आप जो कह रहे हैं वही बिल्कुल सही है। उनका कुल प्लांट जो है वो 1200 स्क्वायर मीटर से बड़ा नहीं था और वो दुनिया की बड़ी बड़ी सैमसंग की टर्नकी प्रोजेक्ट बनाते हैं। खुद भारत में जिस कंपनी के लिए, कारपोरेट के लिए मैं काम करता था, उसमें भी उनकी 4 मशीनें लगी थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दर्शकों, ये रही प्रैक्टिकल चीज। और प्रधानमंत्री ने भी जब कहा तो उन्होंने कहा कि 2047 तक जब हम 100 साल अपनी आजादी के पूरा कर लेंगे, तब तक हम इस स्थिति में आ जाएं कि हम विदेशों से निर्भरता बिल्कुल कम कर लें। अब हम चलेंगे इसके जो इसका वैचारिक पार्ट है उसके लिए पुष्कर जी के पास। पुष्कर जी, जब प्रधानमंत्री, एक तो प्रैक्टिकल समस्याएं बता दी, अभी की स्टेज क्या है ये बता दिया रंजा जी ने, ये व्यवहारिक चीजें हैं। अब प्रधानमंत्री खुद, मुझे लगता है कि इस व्यवहारिक समस्याओं को जानते हैं और वो महसूस करते हैं कि 11 सालों में एक गति तो मिली है लेकिन अभी मंजिल दूर है और इसमें समय लगेगा। क्या इसी वजह से उन्होंने 2047 का जिक्र किया कि जब 2047 आए, हम 100 साल के हो जाएं, उस समय तक हमको ये कैपेबिलिटी डेवलप कर लेनी है? जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल अपने भाषण में कहा तो बड़ा स्पेसिफिक था, उसमें जो है कोई बहुत फिलॉसफी नहीं थी। वो जो सत्य था उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, और इशारा भी नहीं कहते, उन्होंने आह्वान किया था बेसिकली। क्योंकि वो जानते हैं 2014 के बाद जो गति पकड़ी है आत्मनिर्भरता में, मेड इन इंडिया का जिनका विजन था, वो जानते हैं कि भारत ऑलरेडी जो है 3-4 दशक पीछे है इन चीजों में। लेकिन भारत के पास समय नहीं है, उसको कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करनी, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो देखिएगा आप उसके अंदर जहां पर भारत सरकार का स्वयं का इन्वॉल्वमेंट था, वहां पर मेक इन इंडिया के परिणाम आपको 10 साल में, 11 साल में दिखे। साथ में आपने ये भी देखा कि पिछले जो है इन्हीं 10-11 साल में एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भारत में हुई है। तो ये सब जो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिस तरफ रंजन इशारा कर रहे थे, उसी को कंपनसेट करने के लिए हो रही है। अब बात यह है कि उनके विचार से उनको जैसा लगता है कि जिस तरीके से उनको मोमेंटम मिला है जन समर्थन का, ऑपरेशन सिंदूर का, उसका उन्होंने पूरा जो है कहते मनोवैज्ञानिक उसका फायदा उठाने की कोशिश की। और उन्होंने 2 चीज कही। उन्होंने जहां ये कहा कि लोकल व्यवसायियों को जो है मेक इन इंडिया पे भरना चाहिए और आगे आना चाहिए, वही क्योंकि वो उन्होंने इसलिए कहा, अपनी बात पूरी करो, कि भारत के एक वर्ग की 2-3 दशकों से आदत हो गई है एजेंटाई करके डिस्ट्रीब्यूटर की जो है कमाई खाने की, स्वयं का प्रचार ना करके असेंबल माल पे बाहर से लाके अपना ठप्पा लगा के बेचने की। उसमें एक जो है रेस्ट एश्योर्ड, यदि अगर प्रोडक्ट जो है उसकी जो है मार्केट में आग्रहता है तो उसको जो है मिनिमम प्रॉफिट उसको मिल जाता है। तो जब इतना मिल रहा है तो हम क्यों उस उतने प्रॉफिट के लिए या थोड़े और से ज्यादा प्रॉफिट के लिए हम पूंजी लगाएं, मेहनत करें और इनोवेशन करें। तो हमारे यहाँ इनोवेशन की जो एक मूलभूत जो प्रकृति थी वो हमारी 2-3 दशकों में गायब हो चुकी। तो इसलिए उन्होंने उस तरफ इशारा किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही
जहां उन्होंने लोकल व्यवसाय, स्थानीय व्यवसाय, छोटे व्यवसायियों के लिए आगे आने के लिए कहा, वहीं उन्होंने जनता से ये अपील की, उपभोक्ता से। उन्होंने उपभोक्ता से उन सामानों का बहिष्कार करने को कहा। जब उन्होंने कहा अपने घर जाइए, घर में सामान देखिए, क्या कौन कौन सी विदेशी चीज है, उसका आप तिरस्कार कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए, उसका ऑल्टरनेटिव भारत के बाजार में लीजिए। तो ये एक तरीके से उनको पुश देने के लिए है, जो स्थानीय व्यवसायी है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है बिना किसी, क्योंकि ये WTO का भी उल्लंघन है हर तरीके से। जिस ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील में भारत इन्वॉल्व है, उसका एक तरीके से अंतर्विरोध है ये, कि एक तरफ WTO के भी साक्षी है, पार्टिसिपेंट है, उसके बेनिफिट लेते हैं, वहीं पे आप जो है अपनी जनता को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आपको विदेशी माल नहीं लेना। ये उनका डिप्लोमेटिक, जब आप प्रतिघात कह लीजिए, या उन शक्तियों के प्रति है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है, जिनकी जो है मठाधीशी चलती है, जिसके भारत क्या कोई बहुत सुखन 120-125 बिलियन डॉलर का चीन से व्यवसाय कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उसकी कुछ प्रोडक्ट तो उसकी है मजबूरी है, जिसका वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें कि वो अभी इजीली रिप्लेसेबल हो सकते हैं, यदि भारत का स्थानीय जो व्यवसायी है वो जो है थोड़ा जो है एंटरप्रेन्योरशिप अपने में जागृत करे, या भारत के प्रति अपने में थोड़ा जो है विश्वास करते हुए, भारत के उपभोक्ता पर विश्वास करते हुए सामने आए। तो ये बेसिकली जो कल उन्होंने बात कही है, इसको मैं इसी परिदृश्य में देखता हूं, ये कूटनीतिक भी था। ये जो है एक तरीके से जिन शक्तियों से भारत अपने को जकड़ा महसूस कर रहा है, उसको तोड़ने का भी, क्योंकि आज की व्यवस्था में जो है, आज का जो अविश्व है, उसका जो है मूल तत्व यही है, यदि आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था वो जो है, यदि वो स्वच्छंद है, वो किसी जो है के दबाव के पराधीन नहीं है, तो और साथ में आपको सैन्य शक्ति भी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो आपकी सैन्य शक्ति कितने भी हो, आप कितने भी विजनरी हो, लेकिन यदि आपकी अर्थव्यवस्था की कुंजी यदि अमेरिका और चीन और यूरोप के हाथ में रहेगी, तो आप चाह कर भी बहुत चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आज जो कल बात कही है, उसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको एक स्वदेशी प्रोडक्ट का जो प्रचार मिला, भारत जातीय जनमानस में, जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले इसका कोई ज्ञान नहीं था कि 4 दिन में भारत के बने हुए उपकरणों ने, शस्त्रों ने किस तरीके के परिणाम ले आए। तो ये होता ना कि हमको अपनी हनुमान जी की तरह हमको अपने में विश्वास नहीं है ऑपरेशन सिंदूर से। हाँ, तो ये जनता में जो विश्वास आया है, तो उसी को उन्होंने कैश करने की कोशिश की है, उसको आउटपुट करने के लिए वो तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं। हम देख ही रहे, हर तरह इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, और ये भी देख रहे हैं कि हम जो आगे आने वाला समय है, उसमें ट्रेड डील्स जो है, बायलैटरल ट्रेड डील्स विभिन्न राष्ट्रों से हो रही है। WTO एक तरीके से अप्रासंगिक हो चुका है। जिस तरीके से ट्रंप ने अमेरिका में से टैरिफ वॉर की जो है एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक स्टार्ट किए, उससे है लोगों का बाजार में स्थायित्व पे विश्वास खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो है, इसीलिए वो एक पल पे यहाँ पर भारत के जो व्यवसायी है, उनको आगे आने के लिए कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। आप देख चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है। वहीं पे जो कंज्यूमर है, उसको चॉइस दे रहे हैं कि यदि आप में वो है, तो आप जो हम बहुत सी चीजें विदेशी वो लेते हैं, जिसकी हम, जिसके बिना भी हम जो है, हमारा समाज है, हम चल सकते हैं, लेकिन एक आदत पड़ गई है। तो यदि उनका मानना, मैं समझता हूं कि यदि उनकी बात के प्रभाव में 25% भी अगले 1 साल के अंदर यदि 25% भी इसका असर हुआ, तो आप समझ लीजिए कि तो अंतरराष्ट्रीय 25% मतलब हो गया दोनों तरफ से, अंदर भारत से जो है व्यवसायी सामने आए और उपभोक्ता, वहां पर ये बात आ जाती है कि फिर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शक्ति समीकरणों में और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, दोनों में फिर भूचाल आना बिल्कुल निश्चित। जी।
निश्चित, बिल्कुल ठीक बात है। और 25% अगर आप उम्मीद कर रहे हैं दोनों साइड मिला के 12.5% तब भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और प्रधानमंत्री ने तो फिर भी 2047 का बोला, अगर 25% एक साल में हासिल हो जाए तब फिर तो 2047 का जो टारगेट है वो बहुत पहले अचीव हो जाएगा। रंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री ने कल एक बात और कही, देखिए पुष्कर जी ने उसको जो बोला कि एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जो ट्रेडर वर्ग है वो और कंज्यूमर दोनों से उन्होंने अपील किया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सेना नहीं लड़ सकती, ये 140 करोड़ जनता को भी ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेना होगा। ये तो ठीक है। उन्होंने एक इमोशनल प्लेटफॉर्म बनाया जहां से वो काम की बात कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये कहा कि आप जाइए देखिए टूथपेस्ट आप क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फलाने आल्पिन किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी पिन किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज उन्होंने मैन्युफैक्चरर को कही, ट्रेडर को कही कि आपको कितना भी मुनाफा हो ज्यादा, लेकिन आप जो है उस पर मत जाइए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? कितना भी मुनाफा हो मत जाइए। क्योंकि एक चीज और जो पुष्कर दा ने अभी कही ना कि बहिष्कार करिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि बहिष्कार जैसी चीज और ये जो है देशभक्ति से प्रेरित होके कम मुनाफा कमाने जैसी चीज, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। पता नहीं मैं सही हूं कि गलत। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप व्यापार करने बैठे तो आपको जाहिर सी बात है मुनाफा चाहिए। और भारत में जो है, भारत में क्या पूरे विश्व में जो है ना, एक जब व्यापार किया जाता है तो एक मैन्युफैक्चरिंग, एक मुनाफे का एक सेट नॉर्म तो होना ही चाहिए। जहां ज्यादा मुनाफा होता है लोग उधर जाते हैं। लेकिन एक चीज दो इसमें दो चीज मैं जो जोड़ना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हम अगर किसी चीज को भारत के अंदर ही बनाते हैं, मतलब भारत के अंदर में, फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने शायद पहले ही भारत में डिजाइन करके उसको ये करके छोटा सा लैब इंस्ट्रूमेंट उसको चालू किया बनाना और करना। तो उस चीज को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पीछे जो बैकग्राउंड में जितनी जो मैंने पीछे काउंट किया था जो हेल्प, वो नेसेसिटी है। क्या होता है कि आप किसी भी चीज का बहिष्कार तब तक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा कि 2018-19 में कुछ स्कर्मिश हुआ था शायद, डोकलाम हुआ था या नहीं, जो भी हुआ हो, मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, जो भूटान बॉर्डर पे हुआ था चीन के साथ में। तो उस समय पे कुछ हुआ था तो एक चीनी लड़ियों की मामले आई थी। तो अब आप देखेंगे तो जो चीन से जो लड़ियां आती हैं और भारत में जो लड़ियां बनती, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आपके पास कस्टम यहाँ पे जो बायर है, आप जाएंगे बाजार में इस दिवाली के टाइम पे तो चीन की लड़ी 40 रुपए 50 में मिलती है। वहीं पे वो दुकानदार मेड इन इंडिया बोल के बोलता है ये लेके जाइए, खराब होगा तो ले जाइएगा, मैं ठीक भी कर दूंगा। उसको वो शायद लगभग 1.5 गुने दाम से बेचता है, लेकिन वो बहुत लोग खरीदते हैं। तो क्या होता है कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। इसके अंदर में आप इमोशन नहीं ला सकते हैं, इसके अंदर में आप जो देशभक्ति का जो एक जो चीज है वो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये बायर और सेलर के म्यूचुअल अपने दिमाग पे डिपेंड करता है। और लेकिन इसको इसको काउंटर करने के लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट उसमें मार्केट में उतारने पड़ेंगे। यहाँ का उद्योग, उसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिसमें एक जो सरकार का जो इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि एमएसएमई के लिए उन्होंने जो सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं में एमएसएमई का जो पेबैक पीरियड है उसको भी कम करना है। इनफैक्ट सरकार ने पीछे किया था, 45 डेज कर दिया है कि जो भी अगर एमएसएमई से खरीदेगा दे शुड पे बैक विद इन 45 डेज। लेकिन इनके सबसे बड़े डिफाल्टर गवर्नमेंट खुद है। वो 45 दिन का कहिए तो 4.5 महीने या 7 महीने लगा दें, उससे एमएसएमई जो है उसको अपना ग्रोथ करने का नहीं मिलता है। भाई अगर उसके पैसे ब्लॉक हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट वो कैसे निकालेगा? और नेक्स्ट प्रोडक्ट जब निकालेगा तो बाकी के इंटरेस्ट को कवर अप करने के लिए ही हैज टू इंक्रीज द कॉस्ट। वो ये सब चीजों को लेकर के सारे ये भारत में सरकार को काफी आगे जाना है। उनको क्लस्टर सिस्टम्स बनाने हैं, इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने तय करना है, सेट पेमेंट पीरियड करना है, जिसमें फिर एक जो एमएसएमई है उस एमएसएमई को पूरा का पूरा एक माहौल, एक वातावरण मिलेगा। और वो एमएसएमई अब दिल्ली, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर और पुणे में ही नहीं रहेगा। ये फिर लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, पटना, बेगूसराय से लेकर के और फिर दांतेवाड़ा और फिर गढ़चांदूर तक जाएगा। और फिर जब वहां से ये जब छोटी छोटी इंडस्ट्री आएंगी तो हमारा जो डोमेन, देखिए एक सबसे बड़ी फायदे वाली चीज ये हमारे साथ ये है कि वी आर नॉट इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनी, वी आर कंज्यूमर आल्सो। हम बहुत बड़े कंज्यूमर खुद नहीं है। तो हमारा अगर कोई मैन्युफैक्चरर, अगर मान लीजिए कि किसी
बहुत हमारे नॉर्थ से बहुत दूर साउथ में बैठा हुआ या साउथ से बहुत दूर कोई नॉर्थ के किसी बना हुआ है, तो हमारा कंज्यूमर हमारे देश में खुद अवेलेबल है, तो हम अपना जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो बहुत सारे अभी भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है रंजय भाई, रिजॉल्व करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं जब तारीख है 28/5/2025 और प्रधानमंत्री ने लगभग 22 साल 23 साल आगे की बात की है। उन्होंने कहा है 2047 जब हम भारत की 100 आजादी के साल पूरा कर रहे होंगे, तो वो जानते हैं कि इसमें 2 दशक का समय लगेगा। इसलिए 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, 200 दिन, 2000 दिन की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री चूंकि इतना लंबा विजन रखते हैं, तो इन्होंने 2025 अब 11 साल की अपनी सरकार के बाद संभवतः ये एक बुनियाद बनते हुए उन्होंने महसूस किया और अब उन्होंने आह्वान किया है कि आज भले 2025 है, लेकिन 2047 तक तो ये 6 महीने साल भर का खेल नहीं है। ये प्रधानमंत्री खुद जानते हैं। पुष्कर दा, आपकी अंतिम और कंक्लूडिंग टिप्पणी जी। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ दर्शकों जो सुन रहे हैं उनको समझाना चाहूंगा। जो अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से की है। वो प्रैक्टिकल आदमी, इमोशनल अपील की, उनको एक मोमेंटम मिला है, उसका फायदा उठाया है। दूसरी बात, जब मैं 25% बात कहता हूं, 12.5% कंज्यूमर और या 12.5% जो है लोकल एंटरप्रेन्योर, उसकी बात करता हूं, तो एक चीज वो इतने विजनरी है, वो जान रहे कि अगले सालों में देयर विल बी ए डिसरप्शन इन ट्रेड। उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगले सालों का काल जो है युद्ध काल है, डिस्ट्रप्शन है, हर तरह की जो है हर जगह इनस्टेबिलिटी। ऐसे जगह दैट इज मतलब आपदा में अवसर भारत ने जो है कोविड के पीरियड में करके दिखाया है, इसीलिए उसके लिए बात कर रहे हैं। मेरा तो अपना मानना यही इसके अंदर है कि वो देख रहे हैं डायरेक्ट डिस्ट्रप्शन होगा, ट्रेड रूट डिस्टर्ब होंगे, इसलिए वो जब आए और उसके बाद आपको कमी हो, इसलिए तब तक अपना विजन रखिए। यदि कोई चीज में दिक्कत आ रही है उसका सब्स्टिट्यूट पे आप जाइए या आप सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। तो मैं तो उसको स्पष्ट देखता हूं कि ये भी बात है 2047 कह रहे हैं, वो एक प्रैक्टिकल बात है। फिर जितनी चीजें हो रही की उन्होंने, जो जगह रंजन ने बताया कि ये करना बाकी है, तो भाई हम कई चीजें तो सामने होते हुए देख रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम है, उसी पे होगा। तो मैं बेसिकली समझता हूं कि अगले ये जो शॉर्ट टर्म बूस्टर डोज की बात है कि वो हमको उसके लिए ऑल्टरनेटिव तैयार होना है। ये आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, बूस्टर डोज, और इसी को मैं कह रहा था कि 11 साल की सरकार के बाद, 11 साल के अपने काम के बाद वो ये देख रहे हैं कि अब जो है बूस्टर डोज लगाने का समय आ गया, और इसके लिए उन्होंने पर्याप्त समय दिया है देश को। कोई 1 साल 6 महीने का नहीं दिया है, उन्होंने खुद 2047 का टारगेट दिया है। तो ये एक नए भारत की नई सोच है, नई विजन है। आपदा में अवसर तो है ही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं। ये चर्चा 22, 23, 24 आधे घंटे में नहीं की जा सकती दर्शकों, मैं समझ रहा हूं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस चर्चा में नहीं छू पाए हैं, लेकिन इस चर्चा को अब हम एक सीरीज चर्चा बना के रखेंगे और अगली चर्चा जरूर करेंगे, इसी विषय पर करेंगे। इसके और आयामों को जिसको आज की चर्चा में हम कवर नहीं कर पाए, उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, और बाकी बचा तो फिर तीसरी बार बात करेंगे, चौथी, पांचवी, ऐसे करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सपना बड़ा है, 2047 का टारगेट है। अब मैं मजाक में ये भी कह सकता हूं कि हम 2047 तक वीडियो करते रहेंगे। तो इसी के साथ पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रंजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों, हमें, पुष्कर जी और रंजय त्रिपाठी जी तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।